Hey guys, this is Sanghar series and this side X03 welcomes all of you on X Coaching Galaxy। हाँ तो आज जो है हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 4 की, जिसके अंदर की हम पॉइंट नंबर 4 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के 3 पॉइंट लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो एकदम नए अंदाज में इस सेशन को शुरू करते हैं। हाँ तो देखो, हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 4 है डीलिंग विद फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ अदर प्लैनेट्स। ये क्या चीज़ है? अदर प्लैनेट्स, हम हमारे प्लैनेट की तो याद हो नहीं रही, दूसरे प्लैनेट पर कहाँ पर जाएंगे, लेकिन हमें करनी पड़ेगी। हाँ तो देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर हम किसी भी, जैसे हमारे एलन मस्क है, वो सोच रहे हैं कि मैं अब जाऊँगा किस पर, मार्स पर। मार्स पर जाने की सोच रहे हैं, वो चले गए लेके रॉकेट, उनका खुद का रॉकेट, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से सरवाइव कर रहे हैं, जिनको हम एलियन कहते हैं। अब अब वो लोग सर्वाइव करते हैं तो उनकी कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे हमारी है मास लेंथ टाइम कैलविन, मास लेंथ टाइम कैलविन, ऐसे कुछ भी हैं जो हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल कहते हैं, कैंडला, और कौन सी बच गई, एम्पेयर, हाँ करंट की, ये है। ऐसे उनके भी कुछ होंगी। सबसे पहले मैकेनिक्स में बात करते हैं, MLT। तो सीधा सा क्वेश्चन ये आता है हमारा कि उनकी फिजिकल क्वांटिटीज और हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, इन दो के अंदर डिफरेंस, मतलब उनकी, हम उनकी डायमेंशन, हम उनकी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे समझेंगे, या फिर वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे समझेंगे। इस चीज़ का पता लगाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। इसीलिए ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का ये एप्लीकेशन यहाँ पर भी आता है। देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ऑन मार्स फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T, इन तीनों चीज़ों को उन्होंने कहा कि हम तो भाई इनको फंडामेंटल ले लेंगे, तुम्हें जो लेना है वो लो। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगी फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। उन्होंने ले ली, अब हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। तो हमें अब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें कुछ पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी क्या चीज़ है, कैसे वो किस चीज़ को ले रहे हैं। हाँ ये चीज़ आपको क्लियर है? तो सबसे पहला है कि हम वहाँ, हमारी लेंथ और वहाँ की लेंथ में क्या अंतर होगा, हमारी लेंथ और वहाँ की लेंथ कैसी होगी। देखो इसका मतलब एल उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ तो देखो, एल इज इक्वल्स टू के एफ ए वी बी एंड टी सी। अब देखो इसकी डायमेंशन निकालेंगे हम, एल इज इक्वल्स टू एफ ए वी बी एंड टी सी। एल की डायमेंशन क्या हो जाती है, एल, वहीं पर फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ये होती है MLT-2 रेज टू द पावर ए। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1 एंड टाइम की डायमेंशन होती है T, ये भी है। तो देखो एल की डायमेंशन किसके बराबर आ गई, M रेज टू द पावर ए, L रेज टू द पावर A प्लस बी एंड T रेज टू द पावर -2A-B-C। हाँ ये इस चीज़ के बराबर आ गई। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। हाँ देखो, अब इस तरफ m की पावर है 1, इस तरफ 0, तो a इज इक्वल्स टू आ गया 0। ऐसे ही a प्लस बी इज इक्वल्स टू हमें 1 दे रखा है। ये देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो a की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब हम निकालते हैं c की वैल्यू, -2A - B प्लस C इज इक्वल्स टू 0।
टी की पावर इस तरफ जीरो, इस तरफ तो ये है लेकिन इस तरफ जीरो है, तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम, ये तो जीरो हो गया, ये वन है तो ये -1 प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी आ गया 1। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें एल इज इक्वल टू लिया था हमने के एफ ए वी बी एंड टी सी, ये लिया था। ए की वैल्यू क्या आई 0, एफ की पावर 0, बी की वैल्यू है 1 तो वी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। टी टी दे रखा है सी, टी की पावर हमने यहाँ पर ली थी सी, सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 आ गई। तो एल इज इक्वल्स टू आ गया वी टी। अगर हम उनकी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी लेंथ, जो कि किसके मतलब उनकी वेलोसिटी और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो अर्थ है इसकी लेंथ के बराबर आ जाएगी। पहला पार्ट हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है मास। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमने ये निकालती है एम ए एल ए प्लस बी टी माइनस बी। सबसे पहले तो आप इसी को लिख सकते हैं, जब भी आपको ऐसी कुछ क्वांटिटी दे, शॉर्टकट बता रहा हूँ, स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ऐसे मत करके आ जाना, जेई के लिए बता रहा हूँ। ये दे रखा है एफ वी टी ऐसे है, तो सबसे पहले आप इसकी ऐसे वाले इक्वेशन बना लो, सबसे पहले ये काम करो। क्या एम ए एल ए प्लस बी टी -2a - b एंड प्लस सी। सबसे पहले आप इसकी ये इक्वेशन बना लो, फिर ये देखो कि हमें पूछा क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हमें m की पूछी है, तो a इज इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 1 है, a 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू आ गया 1, सॉरी ये b इज इक्वल्स टू -1 आएगा। हाँ, बी इक्वल्स टू हमारा 1 आ गया है। तो अब हम निकालते हैं सी की वैल्यू क्या होंगी, हमें दे रखा है -2a - b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 1 है, ये -1 है, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो -2 इंटू 1 -1 इंटू -1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, -2 + 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगी हमारी 1। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, m इज इक्वल्स टू एफ, ए की वैल्यू कितनी है 1, बाद में v, b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आ जाएगा f v -1 t 1, ये हो जाएंगी। ऐसे ही एनर्जी की भी हम निकाल लेंगे। थर्ड, एनर्जी, हाँ एनर्जी क्या होगी, mL2T-2, ये इसकी डायमेंशंस होती हैं। हाँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज़ के अंदर, ये फिक्स है, ये हमने पहले भी पढ़ी है। इज इक्वल्स टू MAL A प्लस B T -2A - B प्लस C। A इज इक्वल्स टू 1, A प्लस B इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू 1। हाँ, ये T इज इक्वल्स टू -T की रेज़ टू द पावर -2 है, -2A - B प्लस C इज इक्वल्स टू -2 -2 -1 प्लस C इज इक्वल्स टू -2। ये -3 उस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। C इज इक्वल्स टू यहाँ से भी 1 आ गई, आ गई। किसी को कोई परेशानी, हाँ इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारी एनर्जी की डायमेंशंस क्या आती है, एफ वी टी, ये हो जाएंगी हमारी एनर्जी की डायमेंशंस।
हाँ, तो आपको अभी तक इतना तो पता चल ही गया होगा कि दूसरे प्लैनेट्स की फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ हम कैसे डील करते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो अब हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारी कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये क्या होती है, देखो हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको करते हैं एन यू के रूप में। एन जो होती है वो होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, यू होती है यूनिट। अब जैसे हमें दे रखा है 1 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर हो गई हमारी यूनिट और ये 1 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, और एन यू एक कांस्टेंट टर्म है। हाँ, कांस्टेंट टर्म है। और ये भी अगर हम सोचो, ये 1 किलोमीटर ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1000 मीटर के इक्वल। और ये 1000 मीटर किसके इक्वल होगा, ये होगा, कितने हो गए, 10⁵ के। ये चीज़ देखो, अगर हम किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं, तब हम करते हैं क्या, कि जब हम उसकी जो उसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 2 फाइनली पावर 5 आ जाती है इसकी। ये इस चीज़ के बारे में आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमें पता है ये वाली और ये वाली तीनों को एंटिटीज बराबर हैं। ये इनकी जो मतलब रियलिटी में ये तीनों चीज़ इक्वल है। हाँ, जैसे कि N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ये चीज़ होगी, ये हमेशा बराबर होंगी। अगर हम किसी भी चीज़ का कन्वर्जन कर रहे हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर, तो वो हमेशा हमारी बराबर होंगी। इस चीज़ में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एन जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/यूनिट से। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट से प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें काम देगी, और अगर याद नहीं रखोगे तो मार देगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। लास्ट टाइम भी हमने कुछ एनर्जी की बात की थी, तो इस बार हम एनर्जी की बात करेंगे। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग ERG। ये एनर्जी की यूनिट है एम के सिस्टम या फिर SI सिस्टम के अंदर। ये एनर्जी की यूनिट है CGS सिस्टम के अंदर। तो हमें ये कन्वर्जन करना है। हाँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी अभी तक भी। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है 1 जूल इज इक्वल्स टू, तो ये देखो 1 kg/मीटर² पर सेकेंड², ये होता है 1 जूल। तो हमें बताना है ये कितना ERG अर्ग होगा, हमें ये बतानी है। N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। हाँ, N1 यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है। U कितना है, kg/मीटर²। हमें ये N2 निकालना है। और U2 कितना है,
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर। तो हमें इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ। तो केजी को अगर हम ग्राम में करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये होता है 1000 ग्राम। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज़ के अंदर। अब 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें दे रखा है मीटर का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर देंगे। 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड होता है तो इसका स्क्वायर ही रहने देंगे। इज इक्वल्स टू N2 U2 क्या है हमारी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। ये आ जाएगा 1000 इंटू 10 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2। तो N2 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 10⁻⁷। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, इसका कहने का मतलब क्या है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ये देखो हमने क्या किया, केजी को अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं तो हमें उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना रहता है। ऐसे अगर हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 सेंटीमीटर से करना रहता है, 100 सेंटीमीटर। ये लेकिन हमें दे रखा है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये है सेकंड का स्क्वायर। हाँ, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, कोई भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। ये देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ये आ गया 1000 यहाँ से और 100⁻², यहाँ से 100⁻², और 2 4 यहाँ से हो गई, 3 यहाँ से हो गई, कितनी हो गई 10⁻⁷। हाँ, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसी के साथ साथ हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या है, हमको 1 न्यूटन को डैश डाइन, ये होती है हमारी CGS सिस्टम के अंदर। हाँ, तो देखो ये न्यूटन की डायमेंशंस क्या हैं, ये है MLT-2। न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। यूनिट मास की यूनिट क्या होती है, केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अपॉन टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकंड स्क्वायर। ये हमें दे रखा है। ऐसे ही N2 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही उनकी डायमेंशंस भी हो जाएंगी कुछ। 1 kg के अंदर कितना होता है, ये होता है 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁵ डाइन। हमारा 1 न्यूटन उनके 10⁻⁵ डाइन के इक्वल है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हाँ, तो अब हम अगला टॉपिक जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये है हमारा अगला टॉपिक और ये ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक चीज़ बताओ आप मेरे को, इजी सा है। मैंने आपको दिया, क्या दिया, ये हाँ चलो ML2T-2, क्या इसकी तो आप बताइए मेरे को ये किसकी डायमेंशंस है, क्या आप मतलब किसकी है ये, इनसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है। आप कहेंगे सर इनसे एनर्जी हो जाती है, आप ये भी कहेंगे इससे वर्क भी डिफाइन हो जाता है, आप ये भी कहेंगे इससे टॉर्क डिफाइन होता है।
हाँ, ये क्या हो गया, हम एक को डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर तीन तीन डिफाइन हो गई। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इसी को देखते हुए हमारा फर्स्ट लिमिटेशन बनाया गया। हमारा जो फर्स्ट लिमिटेशन बना वो क्या था, इफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज गिवन, if dimensional formula is given, then we cannot uniquely specify, हम स्पेसिफाई तो कर सकते हैं लेकिन यूनिकली नहीं कर सकते। स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। इस चीज़ में आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, ये देखो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हम और किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं, एक चीज़ ही थोड़ी है, और भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक आइडिया दूँ। सबसे पहले आप जाना और आपकी एनसीईआरटी के बैक साइड में आपको दे रखी है डायमेंशन क्वांटिटी। आप एक टेबल बना लेना जिसके अंदर की, जैसे ml/t-2 की हमने ये तीन लिखी, ऐसे जितनी भी है वो लिखना। जितनी भी डायमेंशंस कॉमन है वो सारी लिख लेना, ताकि आपको आगे याद करने में इजी हो जाएंगी। तो अब हम हमारी सेकेंड लिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लिमिटेशन दिख रहा है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, using dimension analysis, comma we cannot get the exact value of proportionality constant, proportionality constant while deriving the formula between physical quantities। ये चीज क्या है, ये चीज़ सीधी सी ये कहती है कि अगर हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर हम डिराइव करते हैं तो उसके अंदर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू निकालेंगे तो उसकी तो कोई डायमेंशंस होती नहीं है। हाँ, उसके डायमेंशन तो कुछ होगी नहीं, इसी के कारण वो उसकी डायमेंशन M0L0T0 होगी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कारण कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये निकाला K=√L/G। हाँ, यहाँ पर हमने K की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, ये 2π होता है। लेकिन क्या हम इसकी मदद से निकाल पाए थे, डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से? नहीं निकाल सकते हम, चाहे कैसे भी हो जाए हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, तो ये चीज़ आपको ले रही है, हम नहीं निकाल सकते। तो अब हम हमारे आगे वाले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ये है बाई यूजिंग, समझने की कोशिश करना, मैं ज़रूर समझाऊंगा। डायमेंशनल एनालिसिस
comma we can derive relationship involving multiplication and divisions with some powers, but we cannot derive relationship involving addition and subtraction. ये हम नहीं निकाल सकते। क्यों? ये पॉइंट बेसिकली सबसे पहले तो कह क्या रहा है, अगर हम किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो उसको अगर हम कैसे निकालते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा, हम वो फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं जिनके कि डायमेंशनल के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उनकी कुछ पावर्स हैं, वो तो हम आसानी से निकाल लेंगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। लेकिन क्या, हाँ, लेकिन सीधी सी बात ये है कि जहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा वो हम नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के लिए एस वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, क्या आप ये फॉर्मूले के थ्रू डिराइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, हम इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों सेम है, इसकी डायमेंशन भी LT-1 है, इसकी भी LT-1 है, और ए और टी, ये LT, ऐसे हम इसको करके निकाल सकते हैं। ये तो शायद डायमेंशनली इनकर नहीं, ये सही है, डायमेंशनली एक ही है, LT-2 और ये T तो LT-1, ऐसे हम इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। लेकिन इट कांट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये चीज़ है सीधी सी बात। हाँ, तो ये हम नहीं निकाल सकते, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि क्यों नहीं निकाल सकते। सीधी सी बात ये है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? इन मैकेनिक्स ओनली, मैकेनिक्स के अंदर वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला डिपेंडिंग on at most depending on at most 3 physical quantities। हम सबसे ज़्यादा एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर निकाल सकते हैं। इफ़ ए फॉर्मूला involves 4 or more physical quantities, we cannot derive it
ये हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये सीधी सी बात ये है कि अगर हमें मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन सी आती है, एम एल टी, मास लेंथ और टाइम, ये तीन हैं। तो इनसे हम चार कैसे बना सकते हैं? अगर कोई वैल्यू आ जाए जिसके अंदर हमें दे रखा हो के हम कहाँ से लाएंगे? ऐसे इसी के कारण हम ये नहीं निकाल सकते इसके अंदर। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgl। ये हम ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा आई आ गया जो कि करंट के अंदर चला जाता है, इसी कारण हम इस चीज़ को ड्राइव नहीं कर सकते। अगला पॉइंट क्या है, इफ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स on each other, then we can't derive the formula using डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या चीज़ है? ये सीधी सी हमें यह कहती है, जैसे v इक्वल टू हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्या आप इसकी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? आप कहेंगे यस सर हम तो कर सकते हैं। ये देखो एल इज इक्वल टू एल टू द पावर 2a और एस टू द पावर, ये भी एल ही है तो ये बी, 2a प्लस बी इज टू 1। क्या आप इसको निकाल सकते? 2ab इज टू ये 3 है। क्या आप इसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ए और बी की वैल्यू 1 आ गई, चलो तो ये क्या आ जाएगा, एल टू द पावर 3 इज इक्वल टू एल टू द पावर 3। मैं आपको ये चीज़ दे दूँ तो क्या आप ये चीज़ ड्राइव कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंडेंट है। ये रेडियस और हाइट दोनों आपस में डिपेंडेंट है। रेडियस की डायमेंशन होती है एल और ऐसी ही हाइट की डायमेंशन भी होती है हमारी एल। अगला पॉइंट, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस we can't derive formula involving trigonometric function log and exponential functions। ये चीज़ भी हम इसे ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे कि हमें एग्जांपल दे रखा है, एनर्जी इक्वल्स टू यू नोट साइन ओमेगा टी। तो हम u इक्वल्स टू यू, ये एनर्जी हो गया, साइन डायमेंशनलेस होता है, तो हमें क्या पता कि साइन के अंदर क्या आएगा। ऐसे हम किसी भी चीज़ को ड्राइव यहाँ पर भी नहीं कर सकते। ऐसे मान लीजिए x इक्वल्स टू डेल्टा ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ये ओमेगा टी यहाँ पर भी क्या होता है हमारा, ये यहाँ पर भी डायमेंशनलेस होता है, तो हमें ये नहीं पता कि हम इसको कितनी पावर करें। x इक्वल्स टू डेल्टा लॉग के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी हम ड्राइव नहीं कर सकते। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एक जो हमारा लास्ट पॉइंट बताया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने अभी तक इतने पॉइंट्स की बात कर ली है, अब हम लास्ट पॉइंट की बात भी कर लेते हैं। बाय यूजिंग
dimensional analysis we cannot tell whether the physical quantity is scalar और क्या आप ये चीज़ बता सकते हो? हम नहीं बता सकते। सब इसका बेसिक सा एग्जांपल हम लेंथ का ही लेते हैं, मास और लेंथ वाला लेंथ। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की, ये होती है हमारी डिस्टेंस की। ये कैसी है? ये वेक्टर है, वो स्केलर, लेकिन इन दोनों का तो डायमेंशन एक ही है। तभी तो कह रहा हूँ कि इनकी डायमेंशन को यूज करके हम नहीं बता सकते कि फिजिकल क्वांटिटी क्या स्केलर है कि वेक्टर है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू गाइज।